बनी, ठीक है। फिर एप्पल मोबाइल कंपनी बनी। आज एप्पल को तुम लोग समझते हो किस चीज के लिए? मोबाइल के लिए। किडनी एक मोबाइल तो खरीद लो एप्पल। तो एप्पल जो है उसका मोबाइल कंपनी के रूप में मान रहे हो एक्चुअल में, लेकिन एप्पल अब मोबाइल कंपनी नहीं है। अब एप्पल हो चुकी है कंटेंट। एप्पल को जो रेवेन्यू आ रहा है अब, वो मोबाइल से ज्यादा उन गानों से आ रहा है जो लोग आईफोन पे सुनते हैं। वो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, उसका जो iOS का जो प्लेटफॉर्म है उस पर आईट्यून्स, ये सब उसके जो वर्टिकल्स हैं, इससे उसकी अर्निंग आ रही है। और ये रिकरिंग अर्निंग है। लेकिन जैसे जैसे मैं YouTube को बहुत कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने का भी शौक है और सुनने का भी शौक है, ठीक है। तो मैं YouTube पर एडवर्टीजमेंट नहीं देख सकता हूँ, ठीक है। मैं एडवर्टीजमेंट में नहीं देख, स्पीकर का आवाज सुन लो, तो मैं एडवर्टीजमेंट नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा समय भी तो कीमती है। मेरे पास लिमिटेड समय है। और मेरी जो मैं रोज का जो अपना एक विश लिस्ट बनाता हूँ या जो वॉच लिस्ट बनाता हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लोकली ग्लोबली, ठीक है। और मेरा इंटरेस्ट एरिया भी बहुत डाइवर्स है। मतलब अगर कुछ साइंस में हो रहा है तो मुझे इंटरेस्ट है उसमें, अगर कंप्यूटर फील्ड में कुछ हो रहा है तो मुझे उसमें, स्टार्टअप फील्ड में कुछ हो रहा है तो मुझे उसमें इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल मार्केट में कुछ हो रहा है तो मुझे उसमें इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में कुछ हो रहा है तो उसमें भी इंटरेस्ट है, ग्लोबली अगर कुछ हो रहा है, इजराइल में अगर कुछ, गाजापट्टी में अगर कुछ हो रहा है तो क्या हो रहा है, मुझे अपने आप को अपडेट रखना है। somehow I want to remain updated spiritually। वो भी जरूरी है अपने आप को स्पिरिचुअली ग्राउंडेड रखना। स्पिरिचुअली ग्राउंडेड समझ रहे हो ना? मतलब आध्यात्मिक रूप से जो भी ईश्वरीय शक्ति है, जो भी, मैं कहने का मतलब हुआ कि पहला बात तो है कि मैं मान रहा हूं कि ईश्वरीय शक्ति है। तुम लोग में से कितने लोग मानते हैं कि कर्म और भाग्य, इसमें यकीन तुम लोग करते हो कि नहीं करते हो? किसमें करते हो, कर्म में कि भाग्य में? हाँ, कर्म में, ठीक है ना। भाग्य में यकीन कर्म से करते हो, ठीक है ना। मार्कर पेन यहाँ पर नहीं है क्या जितेंद्र भाई? होगा हो सकता है ना, नहीं है। तो यू आर नॉट बिलीविंग ऑन लक, यू आर बिलीविंग ऑन योर हार्ड वर्क, ठीक है ना। मेहनत पे आप यकीन करते हैं, अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उनको मैं दिखा दूं, ठीक है। कौन सा कैमरा से देख रहा है? इस कैमरा से देख रहा है, ठीक है। देख लो बेटा, ये है अखबार घर पे मंगाओ, ठीक है। ये एक मिनी नहीं, ये अपने आप में कंप्लीट एमबीए कोर्स है, इकोनॉमिक टाइम्स। बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना है वो मंगा सकते हो, लीड कर रहा है इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है। तुमको टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, फाइनेंशियल मार्केट्स, ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, आरबीआई पॉलिसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, कैबिनेट क्या कर रही है, वित्त मंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में किसका दौर आ रहा है, प्रोडक्ट्स क्या चेंज हो रहा है, स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा है, फाइनेंस में क्या हो रहा है, सारा कुछ कवर करता है। आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट। अच्छा, मैं पहले जब बांटता था इसको शुरू में, फिर बाद में मैंने चेंज किया मॉडल। मैंने अब कंपनी से बात करी, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों से, कि टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का अखबार है कि आप एक पैकेज दीजिए स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल रेट का, और बच्चे खरीदेंगे वो, उसका पे करेंगे आपको, ताकि जब वो अपना पैसा लगाएगा तो पड़ेगा ना। फ्री में देंगे तो भूजा खरीद लेगा, ठीक है। तो फिर हमको ने मैंने वो भी करवाया, उसका फायदा हुआ। तुम लोग के लिए भी हम पैकेज निकलवाते हैं, चाहिए तुम लोग को पैकेज? मतलब कि जो इसका रेट है उससे कुछ सस्ते रेट में तुम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो मैं, और सब लोग पढ़ो, जो लोग आईटी के स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा काम का है। तुम ये मत समझो कि तुमको इसमें आईटी वाला चीज बहुत मिलेगा इसमें, चाहे स्टार्टअप का हो चाहे टेक्नोलॉजी का हो। और कुछ नहीं, अभी एक बार तुम 6 महीना के लिए इसमें पैसा लगाओगे, अखबार लोगे, और जितना पैसा लगाओगे आधा पैसा रद्दी में बेचने में लास्ट में मिल जाएगा, नहीं समझे बात को? और एक किताब खरीदने में जितना पैसा लगता है
उससे कम पैसा लगेगा। या अगर गर्लफ्रेंड को कभी तुम रेस्टोरेंट में ले गए तो वहां जितना बिल बनेगा उससे कम में तुमको 6 महीना अखबार, है कि नहीं? तो 300-400 का तो बिल लग ही जाता है, 500 भी लग जाएगा, 1000 भी लग जाएगा, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये बहुत कम पैसे में अखबार मिलेगा और पढ़ने को आपको नॉलेज जो मिलेगा वो बहुत। अब मोबाइल पे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल पे पढ़ने में मजा कम आता है। ऐसे अखबार खोल के पढ़ने में स्याही का खुशबू आता है, कागज का थोड़ा सा आवाज होता है। तो हम लोग की जो जनरेशन है, तुमसे एक जनरेशन में ऊपर हूँ, ठीक है, तो हम लोग की जनरेशन को किताब के पन्ने को पलटने में, पढ़ने में उसमें जो सुख आता है, इस पे वर्क हो रहा है। जो सॉफ्टवेयर बनते हैं बुक के, उसमें वो आवाज दी जाती है कि अगर हम मोबाइल पर भी पन्ना को पलटे तो वो पन्ना पलटने का आवाज हो, मतलब वो फील आना चाहिए, क्योंकि बुक रीडर को वो फील चाहिए। पता नहीं तुम लोग किताब कितना पढ़ते हो, ठीक है ना, बुक रीडर को वो फील जो होती है वो एक्साइटमेंट देती है, ठीक है। बाकी तो मतलब तुमको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जब स्याही की खुशबू आती है तो एक अच्छा फील होता है, ठीक है ना। नया नया किताब खरीदोगे तो उसमें उसमें उस तरह की खुशबू आती है, ठीक है। एनीवेज, तो मैं तुम लोगों को क्या बता रहा था? हाँ, पेपर की बात हो गई। पेपर का पैकेज तुम लोगों को दिलवा दिया जाएगा, ठीक है। और आईटी सेक्टर में उसका यूज भी बहुत है। आईटी सेक्टर हो चाहे मैनेजमेंट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, ब्रेन सेक्टर एक सेक्टर है ना, उसको डोज देना है ना, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। ये तुम्हारा मानसिक खुराक है। पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे ना कि मानसिक खुराक होता है, ठीक है। मानसिक खुराक तुम्हारे लिए अच्छा है और इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो हाँ, मैं ये भी बता रहा था कि मैं जो अपना कंजम्पशन करता हूँ, अब रिकरिंग इनकम की बात हो रही थी, तो यूट्यूब पर मैं मेंबरशिप ले लेता हूँ। तो वो 399 रुपए लेता है, 3 महीने की मेंबरशिप लेता है, एड नहीं दिखाता है, मेरा समय बचता है, लेकिन वो एक रिकरिंग इनकम आ रही है गूगल को। यू डोंट गेटिंग माय पॉइंट? जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, अब ये लोग वेब सीरीज बनाते हैं, ठीक है। क्या वो वेब सीरीज बनाने में पैसा कम लगाते हैं कि अधिक लगा रहे हैं? बहुत पैसा लगा रहे हैं, शायद जितने में एक मूवी बनती है उतना उतना पैसा वो लोग एक वेब सीरीज बनाने में लगा दे रहे हैं। भाई, व्हाट इज द बिजनेस मॉडल? बिकॉज दे आर गोइंग टू अर्न इन ए रिकरिंग मैनर। कंटेंट क्रिएशन एक बार हो रहा है, इनकम का जो फ्लो है वो कंटिन्यूटी में आ रही है। दिस इज वन वेरी 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 यूनिक बिजनेस आइडिया। सपोजिटली यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, तो यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, यू आर ए फार्मर, ठीक है, आप फार्मर हैं, तो आप फसल के लिए जमीन को तैयार करते हैं, बीज बोते हैं, बीज खरीद के लाते हैं, खाद लाते हैं और कीटनाशक वगैरह लाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह अपना करते हैं, अगर धान रोप रहे हैं तो फिर हाथ से रोपने वाला करते हैं, मतलब बहुत तरह का मेहनत करते हैं और निवेश भी करते हैं, और फिर आपकी उपज तैयार होती है, उसको फिर आप बेचते हैं, ठीक है। लेकिन YouTube पर जो गूगल को जो इनकम आ रही है वो क्या आ रही है? रिकरिंग आ रही है। अगर किसी ने कोई किताब लिखी, ठीक है, अब वो किताब उसकी बिक रही है, ठीक है, तो वो राइटर ने किताब कितने बार लिखी, लेकिन वो बिकेगी कब तक? हो सकता है अच्छी किताब हो तो आगे तक। जैसे रॉबिन शर्मा, उनकी किताब आज भी बिकती है, बहुत बिकती है, ठीक है ना। पॉलो कोलो, उनकी अल्केमिस्ट खूब बिकती है, पूरी दुनिया में बिकती है, अच्छी किताब है। लेकिन जब जब बिकती है, हर कॉपी जो बिकती है उसमें से कुछ पैसा उनको मिलता है, राइटर को मिलता है। दैट इज द रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम। तुम लोग भविष्य में कुछ, जैसे यहीं पे कहानी याद आती है मुझे बिल गेट्स की। बिल गेट्स को आईबीएम ने एक जमाने में $1 मिलियन का ऑफर दिया, उसके एमएस का जो एमएस डॉस का जो उसने एप्लीकेशन बनाया था। MS DOS was the application which was created by Bill Gates, ठीक है। $1 million was a very big amount,
एंड ही वाज लाइक योर एज, तुम लोग की एज का, ठीक है। अब बताओ $1 million को रिफ्यूज करना, was it possible? But he refused that. That guy was having खुद के पांव पालने में नजर आते हैं। बिल गेट्स को बिल गेट्स बनना था और उसने आईबीएम को रिफ्यूज किया और आईबीएम ने उससे लाइसेंस का डील किया जिसमें कि उसको थोड़ा सा अमाउंट मिलता था उसके सिस्टम पे, आईबीएम के मशीन पे, कंप्यूटर पर एमएस डॉस इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का डॉस, उसको लाइसेंस फी मिलती थी। लेकिन उस लाइसेंस फी से उसने मिलियन नहीं बिलियन कमाए और बाद में माइक्रोसॉफ्ट से विंडोज आया, बहुत सारा। आज भी वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और बिल गेट्स रिकरिंग इनकम कैसे उसकी चल रही है, सॉफ्टवेयर बन गया, वर्ल्ड ओवर इंस्टॉल होता रहेगा, ठीक है। आज सिमेज में भी हम लाइसेंस वर्जन भी खरीद के रखते हैं उसका, माइक्रोसॉफ्ट का 4-5 लाख रुपए लगता है लाइसेंस देने के लिए, ठीक है। लेकिन बिल गेट्स तो कभी मेरे पास आता नहीं है, लेकिन उसके पास मेरा पैसा। हाँ, किसी की आवाज आ रही है क्या? तो मैं आपको ये बता रहा था कि आईटी सेक्टर तो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ये रिकरिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्रिएट करने का बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक होता है रोज कुआं खोदो और रोज पानी निकालो, और एक हुआ कि भाई आपने पाइपलाइन लगा दी है और पानी पाइपलाइन से आ रहा है, ठीक है ना। विच इज बेटर? पाइपलाइन लगा दो। जैसे मुकेश अंबानी ने क्या किया, जियो का क्या किया, पाइपलाइन बिछा दिया। पाइपलाइन बोलने का मतलब है नेटवर्क लगा दिया, आप सबको बोला सिम फ्री लो, ऐसे लो वैसे लो, जैसे भी लो, नेटवर्क फ्री लो, डेटा फ्री लो, ले लो एक बार, ठीक है। कॉल फ्री, कॉल का कोई चार्ज नहीं, ठीक है। शुरू में डेटा का भी चार्ज नहीं। हाँ? अब क्या हो गया, अब आपको पास आपकी हैबिट चेंज हो गई है, कंजम्पशन पैटर्न बदल गया। अब धीरे धीरे और मार्केट के बाकी प्लेयर्स जो कि उतने डीप पॉकेटेड नहीं थे, जिनका पॉकेट बहुत डीप नहीं था, वो सब क्या हो गए? नाम सुना था एस्टेल, कौन 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 सी कंपनियां थी? यूनिनॉर, वीडियोकॉन, एयरसेल, दो टाटा डोकोमो, सब। टाटा वालों ने तो अपनी कंपनी फ्री में ऑफर कर दी, एयरटेल को फ्री में ऑफर कर दी एक्चुअल में। और जो कर्जा था कंपनी का वो अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि एयरटेल बोला हम कर्जा नहीं लेंगे। क्योंकि अगर वो कंपनी उसको वो ऑफर नहीं करते तो ऑपरेशन को कंटिन्यू तो रखना पड़ता कंज्यूमर के लिए, और कंज्यूमर के लिए ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लॉस मेकिंग हो रहा था। तो उन्होंने सारा एयरटेल को दे दिया कि भाई लो, मेरा सारा कस्टमर, मेरा सारा तुमको दिया, ठीक है। और जो लाइबिलिटी मेरी वाली में है वो लाइबिलिटी मैं पे कर दे रहा हूँ, यू कंटिन्यू द ऑपरेशन, ठीक है। वी हैव टू एग्जिट दिस बिजनेस, ठीक है। रिलायंस कम्युनिकेशन थी अनिल अंबानी की, हाँ, बड़ा भाई खा गया, हाँ? तो बट अब क्या है, उसने पाइपलाइन बिछा दी ना, और अब उस पाइपलाइन से तुम लोग सबको क्या करते रहते हो, कभी कभी कोई रिचार्ज करा रहा है, कोई कुछ रिचार्ज करा रहा है, कोई डेटा पैक करवा रहा है, कोई छोटा रिचार्ज करवा रहा है, तो पाइपलाइन से पैसा, ठीक है। और वो पाइपलाइन जो आई उसमें लगभग 3 लाख करोड़ का निवेश हुआ, और वो जो निवेश हुआ वो निवेश भारत के बैंकों ने लोन दिया था, जो वो वापस भी करते जा रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों के पास से, सबके पास से पैसा पहुंच रहा है। और उसी वक्त भारत संचार निगम लिमिटेड ने कहा था कि हम भी चाहते हैं 4G लॉन्च करना। भारत संचार निगम को बोला गया कि आप नहीं लॉन्च कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 11,000 करोड़ का लोन है। तुम लोग बीएसएनएल सुनते हो ना, हमारे गांव में भी एक्सचेंज होगा, बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज हर जिला में होगा, ठीक है। बोला 11,000 करोड़ का लोन है। मुकेश अंबानी ने 3 लाख करोड़ का लोन लेके जियो लगाया, ठीक है। पैसा किस बैंक ने दिया? भारत के बैंकों ने। भारत के बैंकों में पैसा किसका जमा है? हम ही लोग का जमा है। क्या समझ लो, हमारे सब पैसा बैंक में गया, वहां से गया मुकेश भाई के पास, उन्होंने तुमको उस पैसे के बल पर उतने दिन तक फ्री सर्विस दी जितने दिन में बाकी लोग दम
तोड़ दे, और बीएसएनएल को कहा गया कि आपके पास 11,000 करोड़ है, आप लोन ऑलरेडी आपके पास, आप नहीं लोन और नया लोन आप नहीं ले सकते हैं। और अगर मैं कहता हूं बीएसएनएल के सिर्फ जमीन की वैल्यू की जाएगी तो 2 लाख 3 लाख करोड़ से ज्यादा होगी। किस शहर में बीएसएनएल के पास ऑफिस नहीं है? अगर तुम पटना में बात करोगे तो पटना में बीएसएनएल के पास कम से कम भी 50 एकड़ जगह होगी मेन शहर के अंदर। आर ब्लॉक हो, चाहे पटेल नगर हो, चाहे पटना सिटी हो, चाहे मतलब महेंद्रू हो, हर जगह नहीं साहब, हर जगह है, क्योंकि टेलीफोन एक्सचेंजेस पहले हर जगह होते थे, और मतलब इनके पास बहुत एसेट है। लेकिन ये कंपनी हो गई अब इस पे 70,000 करोड़ नया निवेश किया गया बीएसएनएल में, ठीक है, बीएसएनएल और एमटीएनएल में मिला करके। लेकिन निवेश ऐसा किया गया जिससे कि वो 4G में कोई बड़ा ताकत नहीं बनेगा। तो बेसिकली हुआ क्या? बेसिकली हुआ ये कि वो 70,000 करोड़ का लाभ उसको मिलेगा जो कल को 10,000 करोड़ में इस दोनों कंपनी को एहसान दिखाते हुए खरीदेगा, क्योंकि उसको टावर वावर 70,000 करोड़ में नया नया मशीन उसी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस 70,000 करोड़ में से काफी पैसे का प्रयोग किया गया एम्प्लॉई लोग को वीआरएस देने के लिए। अब वीआरएस की जरूरत क्यों पड़ती? क्योंकि जब कोई नया आदमी कंपनी खरीदता है तो क्या चाहता है? चाहता है कि कंपनी में फालतू एक्स्ट्रा एम्प्लॉई ना रहे, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा एम्प्लॉई मिलेंगे तो मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा। और अगर सरकार वीआरएस दे दे तो, और उसके बाद कोई कंपनी को खरीदे तो उसके लिए वो ज्यादा बढ़िया। सरकार ने कंपनी को हल्का फुल्का करके और काम का आइटम जो है, जैसे वो एम्प्लॉई वो काम का आइटम है, सारे लोग काम के आइटम वर्ड बोलने का मतलब ये मत बताना, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति एसेट कंपनी के लिए, और उनके पास एसेट ज्यादा था भी। बीएसएनएल और एमटीएनएल का पर एम्प्लॉय बिजनेस जो होता है, पर एम्प्लॉय बिजनेस समझते हो? टोटल बिजनेस को अगर एम्प्लॉय से डिवाइड कर दे तो पर एम्प्लॉय बिजनेस निकल आएगा। जैसे जेट एयरवेज हो या फिर एयर इंडिया हो, इनका पर एम्प्लॉय बिजनेस इंडिगो एयरलाइंस के पर एम्प्लॉय बिजनेस से ज्यादा था। यानी एयर इंडिया में एम्प्लॉय ज्यादा थे और बिजनेस उस तुलना में कम था। इंडिगो में बिजनेस ज्यादा है, एम्प्लॉय, तो अगर आप कम एम्प्लॉय में ज्यादा बिजनेस निकाल पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, तो एफिशिएंसी आपकी क्या हो गई? ज्यादा हो गई ना, ठीक है ना। एनीवेज, ये सब तो मैं कहाँ से बात निकली थी कहाँ तक जाने लग गए हम लोग। इसको तुम लोग को एक मैनेजमेंट का कैप्सूल क्लास दे दिए। लेकिन मैम तुम्हारे पास आई होंगी, मैंने मैम को भेजा था और बोला था कि तुम लोग को आज मैं ओपन सेशन लूंगा। मैं जितेंद्र ने मुझसे पूछा कि सर आपका पीपीटी लगाना है, प्रेजेंटेशन लगाना है, बोले नहीं हम प्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि तुम लोग सवाल पूछो। पिछली क्लास में भी जिज्ञासा पे बात हुई थी, ठीक है, और जिज्ञासा पे बात हुई थी कि भाई जिज्ञासा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए और तुम लोग सवाल पूछो, तुम्हारे सवालों का मैं जवाब दूं, तुम लोग हमारे सवाल धीरे धीरे और अच्छे हो जाएं। और हम लोग, मैं इसको कहता हूं ओपन हाउस सेशन। तो मेरा तुम्हारे क्लास में सप्ताह में एक दिन ओपन हाउस सेशन हो, और तुम सवाल क्या पूछ सकते हो? तुम किसी करियर के बारे में, कोर्स के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में, इंडिया के बारे में, कंट्री के बारे में, ग्लोबल इश्यूज के ऊपर में, एनीथिंग तुम्हारी क्यूरियोसिटी जिस चीज में आ रही हो, ठीक है, हो सकता है मेरे पास जवाब होगा, मैं दे दूंगा। अगर नहीं होगा तो तुम्हारे जवाब के लिए मैं कुछ स्टडी करूंगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, बट आई वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ ओपन हाउस सेशन, खुला वातावरण जहां पर सवाल वाल चले, ठीक है। तो मैम ने तुम लोगों को कम से कम 2-2 सवाल सोचने के लिए तो सोचा, तुम लोग लिखा है? हाँ हाँ, यस। क्या सवाल है? अपना नाम बताओ, सवाल बताओ, बैठे बैठे। कौन कुमार है? अभिमन्यु। तब तो हम पिछले दिन ही बोलते कि तुम लोग चक्रव्यूह है, अब तुम तो खुद ही एक अभिमन्यु नाम है। सारे ही अभिमन्यु है यहाँ पर, ध्यान रखना, हमेशा मान के चलना कि ये क्या है, चक्रव्यूह। नहीं नहीं, फंसना नहीं है, फंसना है। ओखल में सब देना है। चक्रव्यूह से तुमको बाहर रहना है, चक्रव्यूह में रहना है, चक्रव्यूह को तोड़ना है, सफल होकर के बाहर
निकलना है, लेकिन सफल होके बाहर कौन निकलेगा? जो चक्रव्यूह में अंदर आएगा वही ना चक्रव्यूह को तोड़ेगा। तो ये बीसीए क्या है? पूरा का पूरा चक्रव्यूह है, व्यू रचना की गई है। और इसी में सब हमारे आज हीरो सब जो हमारे अभिमन्यु जो कि कॉग्निजेंट में है, रोज निकालते हैं, रोज आता है। आज सुबह हमको रौनक कुमार झा फोन किया, अन अकेडमी में वो बढ़िया पोस्ट पर अभी है, ठीक है। मतलब विशेष सहाय अर्नस्ट एंड यंग में है, तो बच्चों को हम नाम से ले रहे हैं। प्रतीक अविनाश एसेंचर में है, जाके तुम सब फेसबुक पर चेक कर लेना उन लोग का नाम, ठीक है। हाँ, चंद्र प्रकाश डेलॉइट में है। हाँ, मतलब ये सब कंपनी, ये सब सोचता है, लोग सपना देखता है, आईआईटी में बच्चे इन कंपनियों में जाते हैं। तो कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, एसेंचर, आईबीएम, आईबीएम में स्नेहा, आईबीएम में शुभम शेखर, ठीक है। तो सीमेंस के बहुत सारे अभिमन्यु है चक्रव्यूह तोड़ करके। अब विप्रो में तो 900 है, नाम नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। वो तो सबसे ज्यादा हायर करती है हमसे, और हम विप्रो को बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि बिहार के सैकड़ों बच्चों का उसके भविष्य, जीवन, रहन सहन, घर, दो माला तिमाला हो गया घर का लोगों का, ठीक है ना। माँ बाप जो है हवाई जहाज में बेटा के पैसा पे घूमने जा रहे हैं। तो इज इट नॉट ए गुड डिफरेंस? विप्रो क्या बनाती है? तो अच्छा सवाल है। कोई भी सवाल जो है वो बहुत ही बड़ा सवाल नहीं होता है। एक्चुअल में विप्रो पहले एक तेल कंपनी थी। किसी जमाने में विप्रो एक तेल कंपनी थी, ठीक है ना। ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग करती थी, ठीक है ना। और उसको तेल कंपनी के हिसाब से उसका लिस्ट हुआ था 1980 में ही। इनफैक्ट 1980 में ही विप्रो का पब्लिक इश्यू आया था। विप्रो का शेयर मार्केट में शेयर आने का मतलब हुआ कि कोई कंपनी अपना मालिकाना हिस्सा लोगों को कहती है कि आप भी मेरे कंपनी में हिस्सा खरीद सकते हो। तो वो वेस्टर्न, उसका फुल फॉर्म देखो, वेस्टर्न इंडिया कुछ ऑयल कंपनी करके होगा, निकालो तो तुम लोग। ऑन है तुम्हारा मोबाइल? हाँ, ऑन करके देखो, ठीक है ना। तो उसका फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो तेल कंपनी थी, ऑयल बनाती थी। फिर बाद में वो एफएमसीजी कंपनी बनी, ठीक है। साबुन वगैरह बनाना शुरू करी विप्रो ने, ठीक है। हाँ, फिर बाद में विप्रो ने इलेक्ट्रिक में आई, लाइट वगैरह बनाना शुरू किया विप्रो ने। वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट। हाँ, ठीक है ना। तो वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट नहीं, कुछ पूरा तुम गलत नाम बता रहे हो। वेस्टर्न इंडिया तो हम बोल ही गए थे, उसके बाद का एम प्रोडक्ट ओल्ड नेम सर्च करो, वेस्टर्न इंडिया कुछ। एनीवेज, तो तेल से शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर वो साबुन एफएमसीजी में आई। आज भी विप्रो के पास एफएमसीजी डिवीजन है। आज भी विप्रो के पास लाइटिंग डिवीजन है। विप्रो की लाइटें आज भी आती है, लाइट वगैरह जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन उसका आज भी है। फिर विप्रो हार्डवेयर में आई, ठीक है। विप्रो कंप्यूटर बनाने लग गई, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। 1977 में इसका नाम सेट हुआ था सर। हाँ, पहले था वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट। हाँ हाँ, तेल बनाती थी, ठीक है ना। तो 1980 में इश्यू आया था, ठीक है। तो फिर वो बिजली के सामान में आई, ठीक है। फिर वो कंप्यूटर बनाने में आ गई, कंप्यूटर पेरिफेरल्स बनाने लग गई। कंप्यूटर के प्रिंटर, कंप्यूटर के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वगैरह में विप्रो काफी अच्छा करने लग गई। और उसके बाद फिर उसका सिस्टम वगैरह बना। फिर विप्रो सॉफ्टवेयर में आई, और सॉफ्टवेयर के साथ साथ बीपीओ में आई। जब विप्रो बीपीओ में आई थी, तो एक कंपनी हुआ करती थी स्पेक्ट्रा माइंड। स्पेक्ट्रा माइंड को विप्रो ने खरीद लिया। और 2003-4 की बात है, उस वक्त हम लोग स्पेक्ट्रा माइंड में बच्चों को जॉब लगवाते थे, 2002-3 में, ट्रेनिंग देकर के। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, विप्रो से मेरा जुड़ाव कब हुआ, ठीक है। उस जमाने में कलकत्ता में विप्रो ने सॉल्ट लेक में सेक्टर 4 में, ठीक है, विप्रो स्पेक्ट्रा माइंड का बहुत बड़ा बीपीओ खोला। बीपीओ का मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और कलकत्ता में उनको हायरिंग करनी थी, उतनी बड़ा ऑफिस खुला। और वहां पर यूएस के और यूरोप के और ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स के लिए कॉल सेंटर खुला था विप्रो का, ठीक है। तो मैं वहां गया, सिर्फ किस लिए गया कि मैं टाई अप करने गया कि मैं, आप आइए पटना मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट में। मेरा करियर कैटलिस्ट के नाम से इंस्टीट्यूट था, ठीक है। और नेहा मैम कभी तुम्हारी क्लास में आएंगी, मेघा मैम अभी आई थी ना, उनकी बड़ी सिस्टर, वो मेरी फर्स्ट एम्प्लॉई थी। हमारे एम्प्लॉई वर्ड क्या बोलूं, टीम मेंबर बोलूंगा, ठीक है ना, फाउंडर मेंबर बोलूंगा उनको।
सबसे पहले वो आज जुड़ी, बहुत अच्छी ट्रेनर इंग्लिश के मामले में, ठीक है। कोरोना में अभी उनके पति का देहांत हो गया, अभी वो छुट्टी पर है, छोटा बच्चा है, ठीक है, बहुत दुखद रहा। पोद्दार सर उसी वक्त जुड़े मेरे से। पोद्दार सर तुम्हारा क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना? एक भी दिन नहीं हुआ है, होगा होगा होगा, डोंट वरी, अच्छे शिक्षक है। डॉक्यूमेंट्री कराते हैं ऑनलाइन सर, मूवी एंड डॉक्यूमेंट्री। चलो तो वो भी क्लास है, यस सर, वो भी क्लास है, ठीक है ना। और हम किसी दिन तुम लोग को अपना एक लिंक देंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है सुनना, जान लो इस बात को, लिसनिंग, ठीक है। अच्छा ये हमको पहनना चाहिए शायद, बच्चों को मेरा आवाज ज्यादा अच्छा लगेगा। जा रहा है हाँ, तब ठीक है, फिर यहाँ रखते हैं। तो विप्रो से तब जुड़ा हुआ हम लोग का, तब हम लोग विप्रो से अवार्ड पाए थे कि सबसे ज्यादा ईस्ट इंडिया में प्लेसमेंट हम लोग किए पटना से, जबकि कलकत्ता अपने आप में इतना बड़ा शहर, ठीक है। और विप्रो नोएडा वो भी आती थी हमारे यहाँ, कलकत्ता आने लग गई हमारे यहाँ, ठीक है। तो उस वक्त हम लोग सिर्फ बच्चों को बीपीओ में प्लेसमेंट करते थे, सॉफ्टवेयर की पढ़ाई हमारे यहाँ नहीं होती थी, ठीक है ना। 2009 में सिमेंट शुरू हुआ और 2009 का जो पहला बैच निकला 2012 में, ठीक है। तो वहीं से टीसीएस और विप्रो दोनों की शुरुआत हुई और एक साल भी आज तक मिस नहीं हुआ है। मतलब भगवान की कृपा है, अल्लाह का मतलब हमारे ऊपर मेहर है कि आज तक एक साल भी विप्रो कंपनी ने हमको, हमारे यहाँ के बच्चों को नहीं लिया हो, ऐसा नहीं हुआ। ये पार्टनरशिप मैं कहता हूं कि हमारे कॉलेज को विप्रो को भी तो हमसे फायदा हुआ, उसको हमसे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले जो कि उसके यहाँ तरक्की कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तब ना आती है मेरे पास, हम तैयार करके लोग देते हैं, ठीक है ना। और टीसीएस भी हमारे बच्चों को लेती है हर साल 2012 से हर साल ले रही है, ठीक है। तो जो मैंने बोला कि हमारे अभिमन्यु चक्र तोड़ करके एसेंचर और कैपजेमिनी और आईबीएम और अमेजन और इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों में कॉग्निजेंट में पहुंच गए, और विप्रो में तो 800-900 की संख्या में है, टीसीएस में भी 300-400 से ऊपर है, ठीक है। तो ये तुमको अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में आना होगा, चक्रव्यूह से बचना नहीं है, नहीं फंसेंगे ऐसा बोलना, आओ और अपने आप को इसमें बांधो, फंसो, ठीक है ना। और फिर भेदो इसको, सुलझाओ इसको, पहले तो उलझना होगा ना। यू नॉट गेटिंग माई पॉइंट। जो उलझेगा ही नहीं वो सुलझेगा क्या है? जिसके पास सवाल ही नहीं उसको जवाब मिलेगा। तो तुम तो बाहर रहने की बात करते हो, क्योंकि वनु में चक्रव्यूह में जाएंगे ही नहीं है। गलती अपनी हो दूसरे की हो, नया नया कोई साइकिल चलाना सीखता है ना तो बोलता है कि सब गलती दूसरे का है। नया नया कोई मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, एक्सीडेंट करता है, बोलता है गलती किसका है? दूसरे का है। अपनी दूसरे की, भाग्य की। मैं तुमसे भाग्य और कर्म की बात पूछी थी ना, ठीक है ना। तो तुमने कहा था कि तुम बिलीव करते हो हार्ड वर्क पर, ठीक है ना। तुम लक पे बिलीव नहीं करते हो, ठीक है ना। लक है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही ज्ञान, ठीक है ना। सही ज्ञान समझ रहे हो ना। जब तुम्हारा ज्ञान ही, तुम लोग को हम कहे थे उस दिन, क्या कहे थे? ये क्या था? गलत धारणा, ठीक है ना। अगर गलत धारणा है तो क्या हो? बताओ। और अगर सही ज्ञान है तो क्या है? लकी हो, ठीक है। लेकिन भाग्य भी होता है, ऐसा मानो, भगवान की कृपा होनी चाहिए। पूजा पाठ किया करो, अपने जो भी जिस देवता को मानते हो उसको जरूर ध्यान किया करो। रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट बने ना, मेहनत से बने। देवे गौड़ा जी प्रधानमंत्री बने भारत के, अपनी मेहनत से बने। ऐसा कह नहीं सकते, भाग्य जरूर था उनके,
तो गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं तुमको भाग्यवादी नहीं बना रहा हूं, समझ लो इस बात को। भाग्य किसका साथ देता है? जो पुरुषार्थ करता है, जो मेहनत करता है। समझ रहे हो? तुम्हारा भाग्य बलवान है, लेकिन अगर तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे, अगर मैं चाहता हूं कि ये लाइट जल जाए और मैं पूरी भावना से ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं कि हे प्रभु ये लाइट जल जाए, अरे जलेगा, स्विच जा करके ऑन तो करना पड़ेगा ना। मैं स्विच ऑन करूं ही नहीं, पुरुषार्थ करूं ही नहीं, और सीधा बोलूं कि भगवान जो है वो मेरी जिंदगी में प्रकाश दे नहीं रहा है। यू गेट योर पॉइंट? तो सही समय पर सही स्थान पर होना बहुत जरूरी है। और भाग्य जो है वो आपके जीवन का दरवाजा बार बार खटकाती नहीं। कई बार लोग पछता जाते हैं क्योंकि वो एक बार नॉक करती है, आप नहीं दरवाजा खोले। ठीक है, तो लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। ठीक है, लेबर तो करना है। मैंने एक दिन बात और कही होगी कि मेहनत से नहीं मन लगा के काम करना है, मेहनत से काम करके फायदा। सही बात बोली, लेकिन कभी कभी मेहनत भी करना पड़ता है। तुमसे क्लास ले रहा हूं मैं, तुम लोग को क्या पता मेरा अभी मन लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं? तो यू नो, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। हो सकता है कि मेरा मन लग रहा हो, और हो सकता है कि मैं अभी मेहनत, हो सकता है दोनों, थोड़ा मन लग रहा है थोड़ा मेहनत हो रही। ऐसा होता है ना पढ़ाई में। ठीक है, तो इस चीज को, इस फॉर्मूला को समझ लेना है। मन लगने से काम आसान हो जाता है। मेहनत करके डांस करते हो कि मन लगा के डांस करते हो? बारात में जो काम मन लगा के करो, पसीना आ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस काम में मेहनत करोगे वो काम ज्यादा देर तक कर। तुम लोग मेहनत करने के लिए नहीं बने हो। तुमने कहा ना हार्ड वर्क से बनाएंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया में, हम जब अपना हिस्सा मांगेंगे, खेत नहीं, एक गांव नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। लेकिन मेहनत कश को सारी दुनिया मिली क्या? सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है, पत्थर तोड़ने वाला, रिक्शा चलाने वाला, उसको क्या मिलता है? हाँ, रोज का अपना कुआं खोदो, रोज उसमें से जो पानी मिला उसको पियो, किसी किसी दिन वो भी ठीक से। तो लेबर करना है ना, लेकिन अंडर करेक्ट। ठीक है ना, बिहार का बच्चा बाहर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि सबको यही रोजगार मिले, जाओ जहां जाना है। बैंगलोर जाना है बैंगलोर जाओ, पुणे जाना है पुणे जाओ, बॉम्बे जाना है बॉम्बे जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, लंदन जाओ, फ्रैंकफर्ट जाओ। लेकिन वहां पर मैनेजर बन के जाओ, एंटरप्रेन्योर बन के जाओ, प्रोग्रामर बन के जाओ, लीडरशिप प्रोफाइल में जाओ। यू गेटिंग माय पॉइंट? लेबर बन के जाओगे अपनी मजदूरी करने के लिए, और जाते हैं लोग। ठीक है, और 4th ग्रेड के जॉब के लिए, ग्रेड 4 जॉब जो निकलता है, उसका फॉर्म बिहार का लड़का महाराष्ट्र में जाके भरता है कि नहीं भरता है? जब कभी आसाम में और जब कभी महाराष्ट्र में बिहारी छात्र और लोकल छात्रों के बीच में मारपीट हुई, ये सब घटनाएं हुई हैं। ठीक है, कई बार हुआ। क्यों हुआ? वो बोलता है कि हमारे ग्रुप 4 के जॉब के लिए तुम लोग पटना से, तुम लोग बिहार से चल करके यहाँ महाराष्ट्र क्यों आ रहे हो? भाई हमारा देश है, एक देश है, हमको हक है जाने का। सरकार की नौकरी है, चपरासी की हो चाहे माली की हो चाहे प्यून की हो, हम अप्लाई करेंगे, जाएंगे। सही बात है, तर्क से वो सही है। लेकिन महाराष्ट्र वाला बोलता है कि तुम्हारे यहाँ ग्रेड 4 के जॉब के लिए हम लोग महाराष्ट्र से अप्लाई करने आते हैं। उसका लॉजिक सही है कि गलत है, हम उस पर नहीं पड़ेंगे। नहीं तो तुरंत से मेरे को पॉलिटिकल बना देगा, बिहार विरोधी बना देगा, जो मतलब क्या कहा जाए, हाय हाय मुर्दाबाद कर देगा। ठीक है, मेरा कहना है कि हम क्यों नहीं अपने नौजवान को इतना सामर्थ्यवान बनाए कि वो ग्रेड 4 के जॉब के लिए कहीं बाहर न जाए। हाँ? यहां हम देखते हैं कि टावर में नौकरी लगवा दीजिए, इसके लिए एक जमाने में लोग पैरवी करते थे। हम लोग एयरटेल का कॉल सेंटर, एयरटेल का डाटा एंट्री, एयरटेल का कस्टमर का इनरोलमेंट पूरा मैं करता था। बीपीओ जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की ना,
फिर मैंने नौकरी बिहार में मिले इसके लिए मैंने बीपीओ भी खोला। 9835098350 ये स्मार्ट का कॉल सेंटर नंबर था। सारा फोन मैं संभालता था। 400 बच्चे काम करते थे, 400 नौजवान, लड़के लड़कियां। सुबह का शिफ्ट पूरा लड़कियों का, ओनली गर्ल्स, और रात का शिफ्ट सिर्फ बॉयज का, ओनली बॉयज। कोई झमेला नहीं, कोई खटपट नहीं, कोई नैन मटक्का नहीं, ठीक है। लेकिन 400 बच्चों को रोजगार दिया ना बिहार में। बाद में कंपनी ने उस पूरे कॉल सेंटर को बॉम्बे शिफ्ट कर दिया, सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, व्हाटएवर। लेकिन मैंने कोशिश की कि बिहार के नौजवानों को जॉब, और मैं हमेशा करता हूं, आज भी कर रहा हूं। मेरा और कोई एक, देखो यार, लाइफ में कोई ना कोई काम चूज कर लेना चाहिए। कोई हरियाली चूज कर लिया और उसी पे लगा हुआ है, कोई गंगा का स्वच्छता चूज कर लिया उसी पे लगा हुआ है, कोई बाल मजदूरी का उन्मूलन चूज कर लिया, कोई महिला जो है वो चूज कर ली कि हम जो लोग वैश्यावृत्ति में हैं उनको बाहर निकालेंगे, और उस पर लगे हुए हैं। कोई चूज कर ली कि भाई जिस महिला के संग अत्याचार हो रहा है हम उसको सबल बनाएंगे। कोई चूज कर लिया कि हम बस्ती के बच्चों को पढ़ाएंगे। हम अपना एक चूज कर लिए कि बिहार के नौजवानों को रोजगार दिलाएं, और अच्छा वाला रोजगार, मतलब वो वाला नहीं कि गार्ड में बाली, एसआईएस में गार्ड बन गए, एटीएम के बाहर खड़े हैं, मॉल में पता नहीं क्या जांच करता है उन लोग। हाँ, जैसे लगता है कि उनको दिखा करके वो लेके जाएगा उसमें। हाँ, आज तक तो कभी उस जांच में मॉल में कुछ पकड़ाया हुआ नहीं। लेकिन पूरे इंडिया में मॉल में जो जांच करने वाला कहाँ का है? सब बिहार का। तुमको सब बिहारी मिलेंगे वहां। एटीएम में गार्ड के जो मिलेंगे तुमको। हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। बिहार का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। सबसे बड़ा हमारा एक्सपोर्ट चावल नहीं है, हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आलू धान कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना आलू बालू कुछ नहीं है, हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है ह्यूमन रिसोर्स। अब ये ह्यूमन रिसोर्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लोग बोलते हैं पलायन कब रुकेगा, पलायन कब रुकेगा, पलायन कब रुकेगा। हम कहते हैं क्यों रोकना है, एक्सपोर्ट होने दो ना। केरल को देखो, केरल एक समृद्ध राज्य है कि पिछड़ा राज्य है? समृद्ध राज्य है। केरल की इकोनॉमी में जो माइग्रेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है। वहां पर फॉरेन रेमिटेंस, उनके हर दूसरे घर का कोई ना कोई सदस्य जो है वो विदेश में है, खासतौर पे गल्फ में है, और उनका रेमिटेंस। बिहार में कुछ जिले हैं, गोपालगंज, मीरगंज, उधर में सिवान, जिधर से काफी लोग गल्फ जाते हैं। तो उस इलाके की इकोनॉमी जो है वो इंप्रूव कर गई। वहां लोगों का कंजम्पशन जो है बढ़ गया। कंजम्पशन मतलब प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं, मतलब हो सकता है चिकन खा रहे हो, दाल खा रहे हो। पर कैपिटा प्रोटीन कंजम्पशन, ये अपने आप में एक आकलन होता है समृद्धि का। गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर पाएगा। जहां गरीबी बहुत होगी वहां पे अच्छा दाल खा पाएंगे लोग, वो लोग चिकन खा पाएंगे जिसमें प्रोटीन है, ठीक है। पर कैपिटा पावर कंजम्पशन, बिजली का कंजम्पशन, जहां बहुत गरीबी होगी वहां पावर कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं, नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना। लेकिन जहां समृद्धि आती है वहां प्रोटीन कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन, डाटा कंजम्पशन, सब चीज क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें। कल तुम लोग एक तो वीडियो, तुम लोग के ग्रुप में भी है कि नहीं हम नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। कल बच्चों को मैंने एक वीडियो दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। तुम लोगों के ग्रुप में गया है कि नहीं गया है? अच्छा, तो मैं भी नीचे जितेंद्र को बोल के तुम्हारे ग्रुप में सारा वीडियो, कल का अपना सारा वीडियो दिलवाता हूँ, ठीक है। उसमें एक वीडियो है जिसमें भारत के बारे में 25 सवाल पूछे गए। नहीं, पतंजलि नहीं, भारत के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। और जो स्पीकर है वो 4-4 ऑप्शन दे रहा है, और ऑडियंस को बोल रहा है कि आप अपना अपना जो जवाब सही लग रहा है उसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। और फिर बाद में वो बताता है कि किस सवाल का जवाब क्या है। तुम्हारी आंखें फटी रह जाएगी। हम लोग मुद्दों को समझ नहीं रहे हैं सही से, समझ रहे हैं? तो जो मैं रिसर्जेंट बिहार की बात पिछले क्लास में किया था,
उस रिसर्जेंट बिहार को तुम लोग उस नजरिए से देखना, ठीक है। और मैं पलायन को पॉजिटिव ही लेता हूँ। हमारे मैं तो पलायन करवाने वाला हूं ना। हर साल बच्चों को बाहर भेजता हूं, विप्रो टीसीएस को सब जगह भेजता हूं। चाहता हूं कि विप्रो टीसीएस यहां अपना बड़ा डेवलपमेंट सेंटर लगा दे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर लगा दे, ठीक है। दिली ख्वाहिश है। इनफैक्ट मैंने काम भी किया, लेकिन यहाँ की अफसरशाही, यहाँ की बाबूशाही, और बाकी बहुत कुछ ऑनलाइन है, बोल नहीं सकता हूं, ठीक है। इसलिए नहीं तो। और फिर एक बात और है, पहले अंडा आता है कि पहले मुर्गी आती है? ये सवाल है। ये सवाल इसलिए है कि पहले शिक्षण संस्थान आएंगे कि पहले कंपनियां आएंगी? कंपनियां वहां खुली, कहां खुली भारत में? बैंगलोर में खुली, ठीक है ना, तमिलनाडु में खुली। कंपनियां आंध्रा में खुली, क्यों? क्योंकि वहां पर शिक्षण संस्थानों का मजबूत चेन था। भुवनेश्वर में जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? क्योंकि भुवनेश्वर में आईटी के कुछ अच्छे कॉलेजेस खुले। जब तक आपके सॉफ्टवेयर कंपनी का रॉ मटेरियल क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। सॉफ्टवेयर, तुम लोग आईटी में जाओगे, वहां पर सबसे बड़ा खर्च किस चीज पे करते हैं? एम्प्लॉय की सैलरी पे करते हैं। बिल्डिंग तो एक बार बना लिए, एसी चला दिए, सब कुछ कर दिए, वो सबसे बड़ा खर्चा, सबसे बड़ा खर्च है उनका ह्यूमन रिसोर्स पर। और वो कंपनी कहां चला सकते हैं? जहां उनको अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मिले। इनको समझ में नहीं आता है। अब बिहार से गार्जियन अपने बच्चों को बैंगलोर भेजते हैं पढ़ने के लिए, पूना भेजते हैं, क्यों? वहां कंपनी है। वहां कंपनी क्यों है? वहां कॉलेज है। इनको समझना पड़ेगा, ये कंपनी ला नहीं पा रहे हैं। ये जो बिहार के जो जितने भी आईएएस और जितने भी हमारे माननीय मंत्रीगण और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, कॉलेजेस का डेवलप करिए। और अब बाहर के कॉलेजेस के पीछे पड़े हुए हैं। कोई बाहर वाला आपका उद्धार नहीं करेगा। यहां जो काम कर रहा है उसको आप यातना और प्रताड़ना देते हैं। हर कदम पर तंग करने वाले लोग बैठे हुए हैं। आपके लेवल से तंग नहीं है, बड़े लेवल से कोई तंग नहीं है, वहां से उनके लेवल पर बहुत पॉजिटिव है। लेकिन सिस्टम जो है हमारा क्रश करने वाला बना हुआ है। लेकिन हमको इसको बदलना है, हम इसमें हार मानने वाले। और एक पॉलिसी मैंने बहुत पहले जीवन में सीख ली थी, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, कि बेटा जीवन में कभी भी फूल भरे रास्ते, तुम लोगों को बोला था पिछली क्लास में, ठीक है ना, याद रखना मेरी इस बात को, हमेशा काम आएगा। कि नीरज सर बोलते थे कि जीवन में कभी फूल भरे रास्ते नहीं मिलेंगे, कांटों भरा रास्ता, कंकड़ भरा रास्ता ही मिलना है और उसी पर ही चलना है। तो जब जाने लिए माने लिए तो काहे का तब, एकदम ठेठ भाषा में बोल रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना है फूल भरे रास्ते का। गॉड हैज नॉट प्रॉमिस यू ए जस्ट वर्ल्ड। भगवान ने तुमको बिल्कुल न्यायपूर्ण दुनिया देने का वादा किया है? नहीं, अन्यायपूर्ण हो सकता है। और तुम लोग तो सभी मानते हो कि सर बाकी का नहीं पता, सर मेरे संग बहुत अन्याय हुआ है सर। तो भगवान ने तुमको कभी ऐसा भी प्रॉमिस नहीं किया है कि दुनिया तुम्हारे संग बहुत न्याय करेगी। दुनिया तुम्हारे संग न्याय करे इसकी कोई व्यवस्था नहीं, ठीक है ना, समझ रहे हो? और सबसे पहले तो तुम लोग खुद अपने संग न्याय करो तब ना। तुमको अपना भला बुरा समझ में आता है? कहाँ, ये उम्र ऐसी है तुम्हारी, ऊर्जा तो भरपूर है, इसी उम्र में ऊर्जा होती है। लेकिन ये ऊर्जा अभी कर क्या रही है? हम बोले थे ईंधन के बिना गाड़ी नहीं चलती। तो तुम्हारे में अभी ईंधन की कमी है। हार्मोन्स भरा पड़ा है, अभी उबाल मार रहा है, ठीक है। 60 साल के हो जाओगे तो ऐसा हार्मोन रहेगा? कम हो जाएगा। 70-80 साल में खत्म, गायब। कोई हार्मोन नहीं। अभी हार्मोन तुम्हारे अंदर सब पूरा जवानी का जोश होता है ना। हाँ? तुम्हारे उम्र में तो भगत सिंह कैसे क्या कर गए थे? हाँ? इलॉन मस्क तुम्हारी उम्र में कैसे क्या कर दिया? हाँ? तुमको उलाहना नहीं दे रहा हूं, ये बता रहा हूं कि अगर वो कर गया तो तुम भी
ठीक है, इस एंगल से देखा करो। ठीक है, मैं एक बात शायद कहा होगा कि अंतर शरीर में होगा, वजन में होगा, लेकिन दिमाग में बराबर दिया भगवान ने सबको। ठीक है, प्रोसेसर स्पीड बराबर है, किसी का ऐसा नहीं है कि पेंटियम किसी का 5 है, किसी का डुअल कोर वो है, किसी का कुछ है, सॉफ्टवेयर का अंतर है। प्रोसेसिंग स्पीड सेम, हार्ड डिस्क सेम, समझ रहे बात को? अंतर किसका है? सॉफ्टवेयर का। रैम का कोई अंतर नहीं है, बट बेवकूफ कहीं का, सब कुछ सेम है। रैम, हार्ड डिस्क, रैम पढ़ाया गया तुम लोग को क्या होता है, रेडनम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैम रोम अभी अभी नहीं पढ़ाया गया है, पढ़ाया जाएगा, बेसिक ऑफ आईटी में तुम लोग को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वो सब सेम है। ठीक है, अरे इस्तेमाल करने से अंतर आता है। अगर इसको वर्जिश पे लगा दें, मैरी कॉम पिक्चर देखा तुम लोगों ने, तो दिखवा देंगे। ठीक है, लग गई तो फिर बन गई बॉक्सर, ताकत भी आ गया, सब कुछ आ गया। यू गेटिंग माय पॉइंट? शुक्राचार्य मुनि ने कहा था कि ऐसी कोई जड़ नहीं जिससे कि औषधि ना बने, ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे कि मंत्र ना बने, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको विशिष्ट ना बनाया जाए। कम अगेन, ऐसा कोई जड़ नहीं जिससे औषधि ना बने, ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे मंत्र ना बने, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको विशिष्ट ना बनाया जा सके। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो सेम है, ये हार्ड डिस्क तो सेम है, प्रोसेसर सेम है, रैम रोम सेम है, लेकिन सॉफ्टवेयर का तो अंतर है ना। अगर इसमें जो जो सॉफ्टवेयर होगा वही वही काम ना होगा। इसमें कंप्यूटर अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है ही नहीं, करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, इसमें जो सॉफ्टवेयर रहेगा, अब तुम लोग सब समझो, तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर क्या है? नॉलेज, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है? सॉफ्टवेयर। एक्सपीरियंस तुम्हारा सॉफ्टवेयर है ना। अब तुम अपने ही एक्सपीरियंस से सीखोगे कि तुम दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हो। तो लोगों ने किताबें लिखी, स्टीव जॉब्स ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, सबने किताबें लिखी। ठीक है, उनके जीवन को पढ़िए, सबका जीवन में सीखने लायक है। हो सकता है तुम्हारे जीवन में भी कुछ सीखने लायक हो। सफल व्यक्तियों के जीवन में, असफल व्यक्तियों के जीवन में सीखने को कहा नहीं है। मानोगे इस बात को ना? मैं आजकल बच्चों से शेयर करता हूं, बहुत सारे स्टार्टअप की कहानियां जो फेल हो गए, असफल हो गए, बहुत कोशिश किया गया, बहुत पैसा लगाया गया, फिर भी फेल हो गए। हमको लगता है कि उसको सीखना जरूरी है। जैसे थॉमस एडिसन ने कहा था, क्या कहा था? 10,000 तरीके मैं सीख चुका हूं जिससे बल्ब नहीं बना। मैं फेल नहीं हुआ, मैं हारा नहीं, मुझे 10,000 तरीका सीख गया जिससे कि बल्ब। ये अप्रोच, यही तो बिनर सॉफ्टवेयर है। ये बिनर सॉफ्टवेयर है। और निगेटिव सॉफ्टवेयर, हाँ, हमसे ना होगा ना सर, हमसे नहीं होगा सर, चले गांव सर, हम बड़ी मुश्किल बात सर, एक जो हमरा से तो ना हुई। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम, भाग खड़ा हुआ। अभिमन्यु पहले बोल रहा है कि घुसना ही नहीं है चक्रव्यूह में। अभी तो नया नया, अभी पहला एंट्री हुआ ही है, अभी तो बहुत लेयर है। चक्रव्यूह के अंदर लेयर होता है ना, 3 साल तक कितना लेयर होगा अभी, हा? अभी से बोल रहा है। इसलिए आप लोग इसको समझो। ठीक है, और ये मजेदार है, तो करना तो है कुछ ना कुछ तो, यही क्यों नहीं, है ना? और कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति पे मैं हमेशा बात करता हूं, कोई ईश्वरीय शक्ति है तभी ना तुम यहाँ आ गए। 1 साल पहले सोचे थे आने के बारे में? कोई ताकत ने तुमको यहाँ भेज दी, कोई ना कोई ताकत तुमको यहाँ मिला दी मेरे से, कहानी शुरू हुई। अब तुम्हारे जीवन में यह अध्याय बनेगा, है ना? अब देखो क्या रूप लेगा।
अच्छा ही रूप लेगा, ऐसा ही हम लोग सोचेंगे, है ना। तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब हम दे पाए कि बाकी रह गया? हाँ चलो ठीक है, कोई एक और प्रश्न लेंगे फिर हम लोग आज का एक बार में एक सवाल, और भी तो बच्चा लोग है, ठीक है ना। फिर अगली ओपन हाउस होगी, ठीक है। सवाल तुम लोग लिखते रहो मेरे लिए, कॉपी में लिख लो सवाल, ठीक है कॉपी, कोई सवाल कुछ लिखो, ठीक है। अच्छे से अच्छे सवाल आए, फिर उन पे बातें हुए, हाँ। और इन बातों को, बातें भी को अच्छी लगे तो लिखो, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार चीजों को पलट के देखने से सब कुछ दिमाग में दोहरा जाता है, तुम्हारा माइंड सब कुछ ऑब्जर्व रखता है, उसको खाली वो एंकर पॉइंट चाहिए होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रेजेंट रहा करो क्लास में, एब्सेंट मत होना। एब्सेंट होने से क्या होता है, एंकर पॉइंट मिस हो जाता है, और हम लोग बिना एंकर पॉइंट के पढ़ाई नहीं करते। हमारा ब्रेन जो है, ठीक है, हमारा ब्रेन जो है वो एंकर पॉइंट सिस्टम से, सब लोग जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं बाबू तुम लोग समझ लो, एंकर पॉइंट सिस्टम से वर्क करता है। बच्चे को सबसे पहले एबीसीडी पढ़ाते हैं ना, तो जब एबीसीडी पढ़ाते हैं तो उसको ए के साथ में बताते हैं ए फॉर एप्पल। ए बच्चे के लिए नया इंफॉर्मेशन है, एप्पल नया है कि पुराना है? एप्पल पुराना है। बी फॉर बॉल, बॉल पुराना है। बी फॉर बैट, बैट पुराना है। सी फॉर कैट, कैट पुराना है। सी नया है। तो बच्चा सी को कैसे सीखता है? एप्पल से सीखता है ए को, समझ लो ना। तो ये हमारा ब्रेन का सिस्टम है, ठीक है, एंकरिंग सिस्टम। अगर तुम किसी टॉपिक पर, पीएचपी की क्लास हो रही है, तुम फर्स्ट 5 दिन मत आओ, 3 दिन मत आओ, फर्स्ट क्लास में मत आओ, तुमको सेकंड क्लास समझ में नहीं आएगा। पिक्चर इंटरवल के बाद देखने जाओगे तो समझ में आएगा, हाँ हाँ, समझ रहे बात को। तो पिक्चर अगर तुम इंटरवल के बाद जाओगे, या तुम पिक्चर आधा घंटा शुरू में नहीं देखे, तो पिक्चर में मजा आएगा? आधा घंटा का शुरू का पिक्चर छोड़ करके हॉल में घुसोगे? नहीं नहीं। आधा घंटा छूटा हुआ पिक्चर तुमको आधा में भी देगा टिकट के, कि देखिए 150 का टिकट है, 75 रुपए में दे रहे हैं, आधा घंटा का पिक्चर निकल चुका है, देखोगे? नहीं, 75 रुपए में भी नहीं देखेंगे, क्या कि आधा घंटा पिक्चर निकल गया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब बगल वाला अलग गुस्सा हो जाएगा जब पूछेंगे कि तो एब्सेंट मत होना, क्योंकि एंकरिंग सिस्टम है। पिछले क्लास में जो दिमाग में जाएगी बात, उससे अगला क्लास एंकर होता है, कड़ी चेन सिस्टम होता है, फिर उसके कड़ी में अगला होता है, फिर उसके कड़ी में अगला होता है। ब्रेन में एंकरिंग ही होता है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग हो, चाहे स्पेस साइंस हो, हर चीज में एंकरिंग है। ये ब्रेन का सिस्टम ही ऐसा है। ब्रेन में कोई भी चीज जाने के लिए उसको क्या चाहिए? एक एंकर चाहिए, हुक सिस्टम चाहिए, ठीक है। चलो एनीवेज, सेकंड क्वेश्चन, एनीबॉडी? क्या टाइम क्या हो गया? मैं अपने ओवर टाइम तो नहीं हो गया हूँ? मेरा समय कितने बजे तक का है? हाँ, 4:15 तक का समय है कि 4:30? 4:30 तक का समय है। तो एक सवाल हम लोग और लेते हैं, ठीक है ना, एक हो दो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एनीबॉडी? कोई सवाल नहीं है तुम लोगों के पास? हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि सर एक रूटीन शेड्यूल होता है जो हम बनाते हैं पार्ट वाइज पढ़ने के लिए, और एक सर टारगेट बेस्ड रूटीन रहता है कि हमें इतने समय में इसको खत्म कर देना है। तो सर इसमें क्या सही रहेगा, अगर हम या बड़ा गोल रख रहे हैं या? जब तुम रूटीन बनाए तो तुम अपने लिए लक्ष्य बनाए। रूटीन तुम्हारा लक्ष्य हुआ कि नहीं हुआ, कि मुझे ये करना है? तुमने अपने लिए एजेंडा फिक्स किया ना, तो वो भी तो लक्ष्य है, हाँ। पहला चीज तो वो हुआ, ठीक है। अब बात आती है कि तुम बोल रहे हो कि किस स्पैन के अंदर में क्या करें, ठीक है ना। एक साथ सब हो भी नहीं पाते। समझो बात को, समझो बात को। तुम्हारे लिए क्या क्वांटिटिव महत्व है कि क्वालिटेटिव महत्व है? दो तरह की पढ़ाई होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। एक है क्वांटिटी और एक है क्वालिटी। रिसर्च भी होता है ना, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है और क्वालिटेटिव रिसर्च होता है,
ठीक है, तुमको ये देखना है कि तुमको क्या करना है, तुम्हारा पोजीशन क्या है, तुम्हारे को कितना क्वांटिटेटिव होना है। जैसे जो बच्चा लास्ट में जागा है एग्जाम के वक्त में, ठीक है, और 1 महीने का पीरियड है, वो क्वालिटेटिव हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा। वो क्या करेगा? वो क्वांटिटेटिव हड़बड़ हड़बड़ में चलेगा। ठीक है, हो सकता है उसका कुछ लाभ भी ना मिले उसको। अगर तुम खाना को बस खाते जाओ, ठीक से चबाओ नहीं, ठीक है, तो हो सकता है कि बिना चबाया हुआ भोजन तुम्हारे पेट के लिए, शरीर के लिए हानिकारक हो जाए। समझ रहे हो बात को? तो बिना चबाया हुआ भोजन हानिकारक हो जाएगा, मानसिक भोजन बिना समझा हुआ हानिकारक होगा कि नहीं होगा? अगर हानिकारक नहीं होगा तो लाभदायक तो नहीं होगा। क्लास हो रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे हो, क्या फायदा? यू गेटिंग अ पॉइंट? तो जो तुम बोल रहे हो कि हम कब तक में खत्म कर लें, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जो एजेंडा हम बनाए उस एजेंडा का हम पालन करें। ये पहला पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट कि जो एजेंडा हमने बनाया, लक्ष्य मेरा इतने दिन में खत्म करना है वो है, या लक्ष्य मेरा है कि जो हमको समय देना है वो समय हमको देना है। अब तुम्हारी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से तुम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हो सकते हो, ठीक है। लेकिन तुमको ये ध्यान रखना होगा कि जो कुछ भी तुम ग्रहण कर रहे हो उसको तुम पचा पा रहे हो कि नहीं पचा पा रहे हो। जो चीज नहीं पचा पा रहे हो उस चीज को ग्रहण करने में तुम समय वेस्ट कर रहे हो। जैसे हम तुम लोग को बहुत सा वीडियो देते हैं, हम बच्चों लोग को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बच्चा उसको पचा नहीं पा रहा है, बच्चा उसको पचा नहीं पा रहा है, फिर भी हम डाल दे रहे हैं। कभी कभी बहुत कभी कभी रुक के डालते, कम डालते। मैं दिन भर में जो कंज्यूम करता हूँ उसका 10% भी बच्चों से शेयर मैं कंज्यूम करता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मुझे, आई एम वर्कोहॉलिक। मैं रात को 2 बजे सोता हूँ, 5 बजे सुबह उठ जाता हूँ। मुझे डॉक्टर ने दवाई भी दी है, और ये मेरा आज से नहीं, ये मेरा कई वर्षों से है। मैं कॉलेज में बच्चा, जब मुझे घर में बेटा पहला, जब मेरा 8 साल पहले बच्चा हुआ तब मैं घर जल्दी जाना शुरू किया। अदरवाइज मैं 2-3 बजे घर जाता ही था। 2-3 बजे तक मैं अपना यही काम करता था, सुबह से लेकर। सुबह पहली क्लास मेरी होती थी 8 बजे, ठीक है। लाइफ धीरे धीरे एज हुआ, हार्मोन वगैरह बताया ना, थोड़ा सा कम हुआ, जोश ज्यादा था। तो, लेकिन मैं कंज्यूम जो करता हूँ उसमें से अच्छा कुछ चीज तुम्हारे इंटरेस्ट का भी नहीं होता है। हर चीज जो मैं कंज्यूम करता हूँ, ठीक है, तो मुझे जो चीज तुम लोग के इंटरेस्ट का लगता है, या लगता है कि तुम्हारे इंटरेस्ट का भले नहीं है लेकिन आज ना कल तुम उसमें सीख सकते हो, या मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये 500 छात्रों में भेजूंगा, कोई 5 बच्चा ऐसा होगा जो इसमें से कुछ ले लेगा, तो मैं दे देता हूं, ठीक है। तो ये हुई बात कि मैंने तो क्वांटिटी दी, अब तुम उसमें से लो क्वालिटी में, जो भी लो क्वालिटी में लो। बुफे लगा हुआ है, खाना खाओगे बुफे में, कितना खाओगे? जितना पचा सकोगे उतना ही खाना, ज्यादा तो नहीं खाओगे, ठीक है ना। लेकिन मैं तुमको ये हमेशा कहूंगा कि तुमको इसमें बैलेंस बना करके चलना पड़ता है, क्योंकि जब आप क्वालिटेटिव स्टडी की बात करते हैं तो वहां पर भी डेप्थ की कोई सीमा नहीं होती है। तुमको क्लियर कर दूं, नहीं तो मिस इंटरप्रेट हो जाऊंगा मैं। डेप्थ की कोई सीमा, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कम्युनिकेशन, कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है। कितना डेप्थ में जाते जाओ, तो तुमको थोड़ा सा क्वांटिटेटिव भी होना पड़ेगा। तुमको अपने लिए टाइमलाइंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे टीचर्स हैं, वो लोग क्लास प्लान बनाते हैं और वो उस क्लास प्लान में डिवाइड करते हैं, और फिर वो माइलस्टोन बनाते हैं, और उस माइलस्टोन में वो बताते हैं कि अभी हम अपने एजेंडा से आगे हैं 2 क्लास, या पीछे चल रहे हैं। सोचे थे कि इस 13वें क्लास तक ये खत्म कर देंगे, लेकिन अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है, अभी उससे 2 चैप्टर पीछे चल रहे हैं। तो माइलस्टोन बनाते हैं टीचर, कि आगे चल रहे हैं कि पीछे चल रहे हैं। लेकिन एजेंडा तो तय करते हैं ना कि इतना दिन में ये खत्म। तो तुम्हारे सवाल का ये जवाब हुआ
कि हमको इसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्वालिटेटिव हुए बिना कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक टाइमलाइन होना जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने आज ही तुम्हारे शिक्षक दिनेश कुमार सिंह सर को और सिंटू कुमार को टारगेट दिया है कि तुम लोग को हर सेमेस्टर में 3 कोर्स स्पोकन ट्यूटोरियल का, और वो भी जिसमें एग्जाम हो, करवाना है। अब ये क्या है, क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है? दोनों होगा। स्पोकन ट्यूटोरियल में वीडियोस हैं, बच्चे को खुद से देख करके एग्जाम देना है, लेकिन मैंने उसमें सिस्टम बनाया कि हमारा टीचर उस वीडियो को बच्चों को करवाएगा। आईआईटी बॉम्बे बोलती है कि बच्चों को वीडियो का लिंक दे दीजिए, बच्चा वीडियो देख करके एग्जाम दे देगा। मैं बोल रहा हूं कि नालायक बहुत सारा है, लिंक देने के बाद भी नहीं देखेगा। क्लास में बैठा करके यहीं पर खोलेंगे वीडियो और यहीं पर डिस्कस भी करेंगे, सवाल जवाब भी हो गया, डाउट भी क्लियर हो गया, और कंपलसरी तौर पे वीडियो देख लिए, और या एक वीडियो दिखा दिए, अगला वीडियो के लिए बोल दिए कि देख करके आओगे, सवाल पूछेंगे। तो अगला वीडियो देख करके आया, उससे सवाल पूछा गया। तो ये हुआ चक्रव्यूह में बांध के पढ़ाने वाला सिस्टम। ठीक है, हम तुम्हें जैसे तुम्हें जैसे सीखे हैं, ठीक है, और तुम लोग भी समझ लो इस बात को, तुम लोग अपने आप को बंधने को तैयार हो, और जब तुमको हम जब बांधेंगे तब तब हम बुरे लगेंगे। कोई किसी को बांधेगा, तुम्हारे माता ही पिता तुमको पढ़ाई के लिए बांध दे, कोई काम के लिए बांध दे, तो तुमको बुरा लगता है। ठीक है, जबकि माता पिता है, पैदा किए हैं। ठीक है, मेरे लिए तो बहुत बुरा तुमको लगेगा। तुमको जब हम अधिक से अधिक तुमसे हम श्रम करवाएंगे, तुम कम से कम श्रम करना चाह रहे हो, लेबर, ठीक है ना, तुम कम से कम करना चाहोगे, हम अधिक से अधिक करवाना। हम आते ही बोल दी कि अखबार खरीद लो, तो हम तुमको बोलेगा सर को क्या लगता है मेरे पास टाइम कहाँ है, जबकि हमको पता है तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तुम्हारे ही जितने समय में इलॉन मस्क और बाकी लोग क्या 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 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसलिए सवाल क्या था, रूटीन, ठीक है ना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सब होना होगा, बैलेंस करना होगा, जो समझ करके ही पढ़ना होगा, बिना समझे आगे बढ़ने का कंसेप्ट नहीं रखना है लाइफ में। ठीक है ना, समझे बिना आगे नहीं बढ़े। ठीक है, और जहां तक समझ में आ रहा है वहां तक जाओ, सवाल बनाओ, सवाल पूछने का सवाल। अच्छा ऐसा बताओ, तुम ऐसे ऐसे सवाल तो लाओ जिसका जवाब देने में टीचर घबरा जाए, जिसका जवाब देने के लिए टीचर को स्टडी करना पड़े। अभी तुम लोग सवाल हमसे पूछ रहे हो, मैंने तुमको पहले ही कहा कि तुम कोई ऐसा प्रश्न भी हो सकता है पूछ दो जिसका मेरे पास सही सही जवाब ना हो, तो हो सकता है कि मैं स्टडी करके जवाब दे पाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं दे दूंगा जवाब। हाँ, स्टडी करके दे दूंगा। हाँ, अब कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक सवाल हो तो हो सकता है कि मैं उस पर ना पढ़ूं, क्योंकि मेरा वो विषय उसका बैकग्राउंड पूरा नहीं है, लेकिन अन्यथा मैं कोशिश करता हूं कि मैं जवाब दे पाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो तुम सवाल लाओ तो। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? रिसर्च सेंटर, ठीक है ना, क्या इसरो में, नासा में कंप्यूटर का प्रयोग होता होगा? हाँ, छोटा सा सवाल है। हाँ, क्या वहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी में सिमुलेशन होता होगा? सिमुलेशन का मतलब होता है कि मान लो अगर ये रॉकेट है तो रॉकेट बाद में बनेगा, इसका सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में पहले बनेगा, और सारा कुछ सॉफ्टवेयर में स्टिमुलेट होगा। ठीक है, जैसे कोई गाड़ी का एरोडायनेमिक्स डिजाइन होता है, ठीक है, अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बन रही है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लोहे पे बाद में बनाया जाएगा, कंप्यूटर पर पहले बनाया जाएगा। समझ रहे बात को, सिमुलेशन बनेगा। ठीक है, तो चाहे सिमुलेशन हो, चाहे प्रोग्रामिंग हो, चाहे लॉन्चिंग हो, हर चीज में प्रोग्राम है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर। कौन सा रिसर्च सेंटर बिना कंप्यूटर के है? तुम तो कंप्यूटर के हब की बात कर रहे हो।
नहीं देखो बीसीए का लेवल क्या होता है। बीसीए बिहार में 50,000 बच्चा करता है, बीसीए का लेवल क्या होता है? क्रिकेट खेलने में वाले कितने लोग हैं इस देश में? हाँ, करोड़ों में है। लेकिन वो कोहली तो, कोई विराट कोहली तो अलग है ना, तेंदुलकर तो अलग है ना। तो बीसीए करने वाले तो एसेंचर में भी सीमेंस के बच्चे हैं, कैपजेमिनी में भी है, आईबीएम में भी है ना, अर्नस्ट एंड यंग में भी है, डिलॉयट में भी है। तुमको मैं सब बच्चों का नाम बता रहा हूँ, फेसबुक पे चेक कर लो, ठीक है। तो वो क्या बीसीए का लेवल नहीं हुआ? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बीसीए का लेवल क्या है, और बीसीए जॉब के लिए भटक रहा है कि नहीं भटक रहा है? सचिवालय में चपरासी की बहाली में बीसीए छोड़ एमसीए ने अप्लाई किया, एमबीए ने अप्लाई किया, पीएचडी ने अप्लाई किया। खबर बनी थी ना, 6 लाख लोग अप्लाई कर दिए माली और चपरासी के जॉब के लिए। और वो जॉब था चूंकि माली चपरासी का, तो उसमें हुआ था कि लिखित परीक्षा नहीं होगी, इंटरव्यू के मौखिक साक्षात्कार के आधार पर चयन होगा। अब उसका रोस्टर बनाया गया है कि 4 साल तक तो खाली इंटरव्यू चलेगा। क्या करेगा बेचारा, इतना लोग अप्लाई कर दिया है। और जब एप्लीकेशन लिया गया तो जो रूल था उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो करिए 4 साल तक, तब तक कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली करेंगे। और चपरासी बनने के लिए पीएचडी और एमबीए। और तो बीसीए लेवल क्या होता है? कहां से आए हो? सिवान में बीसीए का कोई पढ़ाई नहीं होता है? कोई ना कोई कॉलेज में होता होगा। क्या लेवल है? कोई एक लेवल है क्या? अपना लेवल बनाओ ना बाबा, तुमको कौन ताकत रोकेगी? समझ रहे बात को? तुम अपना लेवल बनाओ, तुम्हारी इतनी इंटरेस्ट है। पिक्चर देखो मैं भी कलाम, यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक है। घर जाकर के देखो, डेटा पैक है मोबाइल में, रखो यूट्यूब पर मैं भी कलाम देखो। कैसे वो बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा जो होटल में काम करता है, हाँ, कलाम से इंस्पायर्ड होता है। हाँ? इंस्पायर्ड हो जाओ ना, क्या नहीं कर सकते उसके बाद। इंस्पिरेशन, ऊर्जा चाहिए, ठीक है। लक्ष्य बड़े होने चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य है इसरो में जाना, बहुत सुंदर लक्ष्य है। और रोज सोचो, रोज प्लान करो, पता करो क्या क्या है, कैसे कैसे है, और क्या क्या करना पड़ेगा, बीसीए के बाद क्या करना पड़ेगा। जैसे एक कोर्स है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, सुने हो? अब बच्चा हमसे बोलता है कि सर हमको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। बोलते हैं अच्छा कोर्स है, करो। लेकिन बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करके तुमको कोई कंपनी अपने यहां पर दवाई के रिसर्च में रख लेगी, ऐसा नहीं होगा। एक कोर्स होता है बी फार्मा, ठीक है। बहुत फोन आ रहा है आजकल हमारे पास वो कोर्स नहीं है, लेकिन फोन आता है कि आपको बी फार्मा करना है। तो बी फार्मा, हर एक दवा दुकान को बी फार्मिस्ट को रखना है लाइसेंस के लिए। तो होता क्या था कि एक दवा दुकान, मतलब 50 दवा दुकानदार एक का पेपर रख लिए, और उसको 1,000 रुपए भी दे रहे हैं। तो 50 दुकान से उसको 1,000 रुपए करके 50,000 आ गया, बड़ा खुश। अब क्या हो गया, आधार कार्ड लग गया। तो अब आप मैक्सिमम, आपको एक दवा दुकानदार कितनी तनख्वाह देगा? 2 में आपका आधार कार्ड डलेगा नहीं। और एक दवा दुकानदार कितनी तनख्वाह दे देगा? 10,000, 15,000 मैक्सिमम। वो भी ज्यादातर दवा दुकानदार लोग उतना पैसा देने को तैयार, बेचारा किराया देगा, अपना घर कमाएगा, कितना देगा, ठीक है। क्या उस बी फार्मिस्ट वाला जो है वो एमआर बन सकता है? एमआर का मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो बैग वैग लेकर के या लैपटॉप या आईपैड लेकर के डॉक्टर के पास जाकर के, तुम लोग कभी डॉक्टर का दिखाने जाते हो, देखते हो झूठ में सब बैठा खड़ा रहता है। तब डॉक्टर साहब बुलाएंगे, कंपाउंडर आता है कि चलिए सब चलिए साथ चलिए चलिए जल्दी जल्दी हटाइए, और समझाता है कि सर यहाँ भेजेंगे आपको, ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे सर, दवाई मेरा लिखिए सर। हाँ हाँ, यही सब करता है बी फार्मा। उसको कंपनी देती है 15,000 20,000। क्या उसको बी फार्मा करके कंपनी कोरोना का दवाई बनाने के रिसर्च में लगा देगी? एम फार्मा करने में लगा देगी? नहीं। अगर वो रिसर्च करेगा, आगे पीएचडी करेगा बायोटेक्नोलॉजी में,
आपको करियर बहुत सुंदर है, लेकिन आफ्टर डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, डॉक्टरेट करने के बाद, रिसर्च करने के बाद बायोटेक के सेक्टर में, बायोफ्यूल्स में, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स में, ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है। इथेनॉल में कल जो मंत्री जी आए थे, उनको यही ज्ञान देने का हम प्रयास किए कि इथेनॉल रिसर्च सेंटर बनवाइए सर। जो बगास सिट्ठी होती है ना गन्ने की सिट्ठी से इतने बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं जो प्रोडक्ट प्लास्टिक को रिप्लेस कर देंगे। चाहे आपका खाने का पार्टियों में थर्मोकोल का प्लेट, प्लास्टिक का प्लेट इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? भरपूर होता है। पत्तल गायब हो गया, पत्तल जमीन में, धरती में मिल करके हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना। प्लास्टिक का प्लेट बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अब बगास बोर्ड का जो प्लेट बनेगा, यानी कि जो गन्ने की सिट्ठी से, उसका बहुत सुंदर प्लेट बनता है, ठीक है, और उसका ऐसा ऐसा बॉक्स बन रहा है जो जोमेटो स्विगी लोग इस्तेमाल कर सकता है। तो यानी कि अरबों का कारोबार हो जाएगा अगर सरकार उनको बोल दे कि आप प्लास्टिक का डब्बा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी जोमेटो स्विगी जो है वो प्लास्टिक का ब्राउन रंग का डब्बा में लगा के देता है ना। हम यही समझा रहे थे कि आप नियम बनवाइए कि इथेनॉल का, मतलब इथेनॉल नहीं, बगास बोर्ड का गन्ने का सिट्ठी से किसान को भी फायदा हो, ठीक है ना। तो अब देखो मैं कहां से कहां चला जाता हूं, ठीक है ना। मैं तुमको रिसर्च की बात बता रहा था। ये सारा ये जो काम है, क्या ये काम बी फार्मा और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद संभव है? नहीं संभव है। तो तुमने बीसीए लेवल जो बात कही, बीसीए लेवल एक तो कोई लेवल नहीं है। क्रिकेट खेलने वालों का कोई लेवल नहीं है। कोई सचिन तेंदुलकर भी है और कोई टुकटुकिया बैट्समैन भी है। कोई ऐसा कोई एक लेवल हो? इसी क्लास में लेवल एक होगा क्या? तुम्हारी क्लास में बहुत लेवल का वेरिएशन आ जाएगा। टॉप जो क्लास का होगा और क्लास का जो बॉटम होगा, उसके बीच में वेरिएशन होगा। कम से कम मेरे यहाँ होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, ऐसे होते हैं जो बोलते हैं पैसा दिए नंबर कैसे नहीं दीजिएगा। हम 0 नंबर दिए बच्चों को, बता दे रहे हैं। बच्चा यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास करेगा चोरी करके, मेरा प्रैक्टिकल में फेल करेगा, ऐसा होता है। नहीं आओगे तो हम ए बी लिख के देते हैं, एब्सेंट, ठीक है। एब्सेंट का इक्विवेलेंट होता है 0, ठीक है, समझ रहे हो। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे पिताजी फीस दिए, सरकार फीस दिए, कोई भी फीस दिया, कि नहीं मतलब है। हम दुकानदार नहीं है, हम कुम्हार हैं। अब तुम मेरा मिट्टी हो, याद रखना इस बात को हमेशा, ठीक है ना। हम मार्क्स बेचते नहीं है, ठीक है। तो बीसीए का कोई लेवल हो बेटा, होता नहीं। छात्र का लेवल हो सकता है। गणेश शंकर विद्यार्थी भी छात्र थे और यहाँ पर अभिमन्यु भी छात्र है, सबका लेवल होगा, ठीक है ना। हाँ, समझ गए। तो तुम अपना लेवल बनाओ और फिर तुम ये पता करो ना कि इसरो में किस तरीके से क्या विकल्प है, उसके लिए क्या क्या करना होगा। रास्ते तो खुलेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर उस रास्ते पे चलने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि रास्ता तो पत्थर वाला ही मिलेगा, फूल वाला रास्ता कहीं नहीं मिलता, ठीक, समझ गए। आई थिंक आज के लिए ओपन हाउस अच्छा हुआ है, तुम लोग से बहुत अच्छी बातचीत हुई है। इसी तरीके से हम लोग का बातचीत का सिलसिला चलना चाहिए। तुम लोग का जोश और बढ़ना चाहिए, सवाल और बढ़ने चाहिए, पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, ठीक है, और तैयारी बढ़नी चाहिए। और जो क्लासेस अभी तुम लोग की हो रही है बाकी, वो कैसी हो रही है ये बताओ, समझ में आ रहा है? ठीक है, सवाल तुम लोग पूछते हो शिक्षकों से, सर बहन बताते हैं आपको सब चीजें, ठीक है। थोड़ा सा अगर तुम्हारे लेवल को हम और कड़ा करें, लेवल को और बढ़ाने का प्रयास करें, है ना, जैसे, तो उसको तैयार हो जाओ उसके लिए। जैसे क्या होता है, कई बार हम टीचर्स को बोलते हैं, साफ साफ तुमको बता रहे हैं कि हल्का हल्का पढ़ाइए, हल्का हल्का पढ़ाने में बच्चा आपसे खुश रहेगा। जैसे हल्का हल्का पढ़ाने से बच्चा खुश रहता है, और जब हम डीप में जाते हैं तो बच्चा लटपटाने लगता है। लटपटाने लगता है मतलब उसको दिमाग पे लगता है जो प्रेशर, तो फिर वो बोलता है कि टीचर अच्छे नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि फिर लेवल कैसे इंप्रूव होगा। हल्का ही हल्का पढ़ाते रहेंगे तो तुम लोग को
उससे वो हमारा मकसद हासिल। अब इंग्लिश होगा, when you are studying English language, teacher should speak with you in English and you should also try to respond in English. हिंदी अलाउ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कम अलाउ करें तो, कठिनाई थोड़ा सा करें तो, इसके लिए तुम लोग मेंटली तैयार हो जाओ। मतलब एक बार भी नहीं, धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे नट बोल्ट कसना जरूरी है ना? नहीं तो तुम लोग उस मोल्ड में, ढांचे में आओगे नहीं। ठीक है, धीरे धीरे ये चीज होगी। जीडी वगैरह हो रहा है अभी? जीडी हैपेंस इन इंग्लिश और इन हिंदी? एवरीबॉडी शुड पार्टिसिपेट, फ्यू स्टूडेंट्स शुड नॉट ओनली। और देखो टाइम कम होता है, कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ बच्चे बचे रह जाएंगे। बारी बारी से सब लोग बोले, कोई कम। देखो कछुआ कभी भी डिप्रेस मत होना। एक तो तुम कछुआ मानो में, तो कछुआ अगर तुम मान भी लियो तो भी ये जान लो कि कछुआ रेस आता। कछुआ जरूर देखा होगा कि खरगोश बहुत आगे भाग चुका है, लेकिन वो रुका। और इस इमेज में हम तुमको बता रहे हैं ढेरों केस, हजारों केस, जहां पर जो बच्चा बहुत कमजोर था, बहुत ग्रामीण परिवेश से आया था, कभी चरवाहा विद्यालय से पढ़ के आया हुआ छात्र, ठीक है, और वो सब छात्र जो है आज बड़ी कंपनियों में पहुंचे। तो तुम ये हमेशा याद रखना, साइंटिफिकली चेक कर लो, ब्रेन का पावर भगवान अलग अलग नहीं किया। तुमको एक्सपोजर मिला नहीं, तुमको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ नहीं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते जाएगा, तुम्हारा यूज, फंक्शन, कॉन्फिडेंस। तुमको लगता है हम अच्छा डांस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस नहीं है। हम सीखे, लेकिन अगर हम सीख लें, प्रैक्टिस कर लेंगे, या सुनो, तो फिर सब चीज कर सकता है। तुम लोगों में से कितने लोग को स्विमिंग आता है? बाकी लोग को नहीं आता है? सीख सकते हो, है ना? मतलब अपने आप को कमजोर मत मानना। इट्स जस्ट दैट कि तुमने अभी तक किया नहीं है। इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कंप्यूटर हो, प्रोग्रामिंग हो, इट्स जस्ट दैट तुमने अभी तक किया नहीं। करोगे तो सीख जाओगे एज इट इज। और समझाने के लिए तो हिंदी का प्रयोग हमेशा होगा। क्लास में कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाएगा, हम समझाएंगे तो हिंदी में। तो वहां तो गांव के बच्चे को दिक्कत आएगी किताब को पढ़ के समझने में, दिक्कत आएगी एग्जाम में लिखने में। उसके लिए तुम लोग अभी से इंग्लिश पर ध्यान दो, जो भी इंग्लिश की क्लासेस तुम्हारी हो रही है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल।